हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीटेट सितंबर 2014 लेवल 1 के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन। बच्चों, मैथ्स पेडागोजी जो है उसके क्वेश्चन लेवल 1 में और लेवल 2 में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका टेट का, सीटेट हो, रीट हो, उसमें आता ही आता है। लेवल 1 में तो कंपलसरी आता है और लेवल 2 में कोई अगर मैथ साइंस लेता है तो आता है, अगर एसएसटी लेता है तो एसएसटी की पेडागोजी आ जाती है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, 1 और 2 में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और कॉन्सेप्ट जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सीटेट के पेपर अच्छी अंडरस्टैंडिंग का मौका देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं यानी नंबर्स हो गए और उन पे आप जो है वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, या फिर क्वांटिटीज की आप उन पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी लेवल पे क्या केटर करता है। ठीक है, पहला नैरो एम मैथ्स की टीचिंग की या फिर हायर एम। देखिए इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जॉर्ज पोला नाम के एक आदमी थे, उसने कहा कि जो हमारी एम्स होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की, वो दो तरीके की होती है। एक होती है नैरो एम्स यानी संकीर्ण यानी संकुचित, और एक होती है हमारी हायर एम। अब गणित शिक्षण से रिलेटेड नैरो एम ये होगी कि सिर्फ न्यूमरसी वाली, कि कोई गणित सीख रहा है तो उसको यूजफुल कैपेसिटी वो डेवलप कर ले, जैसे कि वो नंबर्स को देखना, नंबर्स पे ऑपरेशन लगाना, जमा घटा गुना और मापन कर पाना। जैसे कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर वो गणित की शिक्षा लेने लग जाए और उसको सिर्फ न्यूमरेट करना है हमें, जैसे कि आप देखिए लिटरेट करना होता है ना, जिसमें आप पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं, ऐसे ही न्यूमरेसी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें गणित से रिलेटेड अवधारणाएं, यानी कि आप जो है पैसे का लेन देन करना लग जाए। अगर कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि इतना मीटर है, तो इतना जो नॉर्मल जो बातें होती है ना, वो बेसिक बातें, वो कहलाती है नैरो एम। और एक तरफ होती है हमारी हायर एम। हायर एम का मतलब ये है कि आप जो है गणित अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो उससे आप गणितीकरण करना सीख जाए, आप चीज़ों को लॉजिकली उनके कंक्लूजन तक ले जाना सीख जाए, यानी तर्क करना सीख जाए। आप जो है एब्स्ट्रैक्शन को हैंडल करना सीख जाए। आप देखिए अब ये है, ये आप देखिए एक स्टार है, ठीक है, ये एक और स्टार है, आपने इनको लिख दिया एक सिंबल से दो। अब ये दो जो सिंबल है ये दो स्टार को भी दिखा सकता है, दो गेंद को भी दिखा सकता है, दो लड़कियों को भी दिखा सकता है। तो ये सिंबल अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को हैंडल करना धीरे धीरे बच्चा सीख जाए, वही आता है गणितीकरण के अंदर करना। बच्चा जो है वो स्किल सीख जाए, जैसे एस्टिमेट करना यानी अंदाज़ा लगाना, अप्रोक्सीमेट करना, और जैसे विजुलाइज करना यानी चीज़ों को सोच पाना कि ये बॉल अगर आ रही है तो मैं ऐसे हाथों पर ले जाऊंगा तो मैं उसको कैच कर पाऊंगा। स्पेशल 2D और 3D स्पेस में देख पाना, तो ये जो है ना ये सब गणितीकरण करने के अंदर आता है और ये एक हायर एम है। और मैथ्स का जो करिकुलम एनसीएफ कह रहा है कि ये हमें ग्रेजुअली डेवलप करनी है बच्चों के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बारी में एक ही क्लास में डेवलप हो जाएगी, हमें इसकी तरफ एम करना है और बच्चे को अल्टीमेटली ये डेवलप हो जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है सिर्फ ये करना कि नंबर्स और उनमें जमा घटा कर पाना और सिर्फ मापन कर पाना, ये एक नैरो एम है यानी कि संकीर्ण उद्देश्य है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1। हायर एम जो है वो तो मैथमेटाइज करना है, वो नहीं दे रखा है इसमें। एम टू मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये तो एक हायर एम है। एम ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, आप जो है ज़रूरी मैथ्स जो है वो सिखाओ, ये भी एक हमारी एम है, मगर इसके अंदर आप जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 1 है, तो 1 लगा कर आइएगा। कक्षा 3 में एक टीचर पूछती है बच्चे को कि ऐड करो 4562 को 728 से, और बच्चा जो है वो एक रिस्पॉन्ड कर देता है और इस तरीके से जमा करके दिखा देता है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ बच्चे ने 2 कर दिया, 8 और 6 14, तो 4 तो लिख दिया उसने और 1 ऊपर चढ़ा दिया और फिर 8 लिख दिया और ये 11 लिख दिया। तो अल्टीमेटली बच्चे को एडिशन तो आता है, मगर बच्चे को प्लेस वैल्यू नहीं आ रही कि मैं वंस के नीचे वंस लिखूँ, टेंस के नीचे टेंस लिखूँ, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखूँ। तो ये रिस्पॉन्स क्या रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चे को क्या नहीं आता, बच्चे को एडिशन करना नहीं आता,
नहीं, बच्चे को एडिशन करना आता तो है। देखिए 8 और 6 14, वो 4 और 1 हासिल भी लेके जा रहा है, यहाँ पे कर तो सही रहा है, मगर वो प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान है ना, उसकी उसको नॉलेज नहीं है कि मतलब वो जो है कि पहले मैं इकाइयों को ऐड करूं फिर दहाइयों को करूं, इस तरीके से करना होता है। तो इसलिए कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू जो है वो बच्चा लैक कर रहा है। स्किल ऑफ एडिशन तो वो कर पा रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। स्किल ऑफ एडिशन बाय रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग का मतलब ये है कि आप जो है इस तरीके का एक समूह बना लो और मतलब अरेंज करते हुए करो ऐड, तो वो तो बात यहाँ पे कोई है ही नहीं। और ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है कि आप ऑर्डर में लगाना, जैसे ऑर्डर प्रॉपर्टी बेटा ये होती है, जैसे कि आप कहते हो कि गिनो, अगर आपके पास ये है 1 2 3, अब ये जो तीसरा है ना ये बताता है कि कुल कितने हैं, कुल 3 हैं, तो ये कहलाता है हमारा ऑर्डिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्डर में लगाना, तो उसकी भी कोई बात नहीं है। इसके अंदर यह है कि बच्चा जो है वो लैक करता है कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है। अब देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम यानी कि बहु अनुशासनात्मक समस्या, मल्टी मैनी डिसिप्लिन यानी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बातें कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे कि इसी में देख लेते हैं कि ये कौन सी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है। एक फ्लैग बनाइए भारत का और आइडेंटिफाई कीजिए कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए, अब भारत का फ्लैग बनाएंगे तो बच्चे से जो है आप बात कर सकते हैं कि हर एक देश कितने होते हैं, क्या हर देश का अलग झंडा होता है, हमारा जो झंडा है उसमें हमारे 3 रंग जो है वो कौन क्या क्या चीज़ को दर्शा रहे हैं, और हमारा ये अशोक चक्र था तो अशोका के बारे में हिस्ट्री की आप बात कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जो है बच्चे से आप ये बात कर सकते हो कि आप मेजरमेंट की बात कर सकते हो कि हमारा जो 3:2 होता है भाई, विड्थ और हाइट की रेशो जो इंडियन फ्लैग में होती है, तो वो उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हो। और तो एक ये प्रॉब्लम है। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, आप देखिए, आप भारत के मैप में, भारत के फ्लैग में एक जो सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो एक ही है। अगर आप यहाँ पर ऐसे शीशा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सेम चीज वहां पे आपको दिखाई देगी और वो पूर्ण हो जाएगी, तो वो कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो भारत के मैप में लाइन ऑफ, मैप क्यों आ रहा है मुंह पे, भारत के फ्लैग में जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है और वो है 1। ठीक है, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है जिससे आपने देखिए बहुत सारे टॉपिक की बात कर ली, आपने फ्लैग की, हिस्ट्री की, आपने मेजरमेंट की, तो काफ़ी चीज़ें हो गई ना। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है, यही इसका आंसर है। मिरर इमेज बनाओ एक गिवन फिगर की, तो इसके अंदर जो है ना, ये तो एक मैथ्स की प्रॉब्लम है। आपने एक ऑब्जेक्ट दिया और उसकी सिर्फ मिरर इमेज बना दी। कोई आपने ऑब्जेक्ट की, मतलब जैसे यहाँ पे तो फ्लैग आ गया तो आपने बहुत सारे डिसिप्लिन की बातें उठा लाए ना, एक ऑब्जेक्ट में अलग बात कहाँ उठा के लाओगे, तो इसलिए 2 मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम नहीं है। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है एक गिवन फिगर में, ये तो सिर्फ एक मैथ्स की प्रॉब्लम है। जैसे कि अब ट्राइंगल में हम कह देंगे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 3 है, तो इसलिए ये भी नहीं है। टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर दी जाए और इसमें कहा जाए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, अब जैसे सर्कल में इनफाइनाइट होती है, तो ये भी एक मैथ्स की प्रॉब्लम है, मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है। तो एक बहु अनुशासनात्मक समस्या जो है वो ये है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममितीय रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए जो कि 1 है। एक फॉलोइंग ग्रिड दे रखी है, ठीक है, एक स्क्वायर पेपर के ऊपर। इसमें ये रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा रही है, पोजीशन ऑफ नंबर्स ऑन अबेकस, अबेकस के ऊपर नंबर्स का पोजीशन दिखा रही है। भाई अबेकस इस तरीके से तो नहीं होता, अबेकस तो ऐसे 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 होता है, ठीक है, और फिर इसमें यहाँ बीट्स होती है, तो ये तो नहीं है। प्लेस वैल्यू, हाँ भाई देखिए यहाँ पे दिखा रही है इकाई, इकाई कितनी है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे दहाई कितनी है, वो भी 3 है, यानी टेंस 3 है। तो ये जो है ये बता रहा है कि एक नंबर क्या हो सकता है, ये नंबर जो है ये 3 है, और यहाँ पे जो नंबर है वो है 30। तो ये क्या बता रहा है, रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, कि हमारा जो प्लेस होता है, स्थानीय मान होता है, 1s, 10s, 100, 1000, वो डिटरमाइन करता है कि उस जगह पे जितनी चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू को बता रही है। इक्विवेलेंस 10s और 1s की, अब इसमें हमारा 10 1s इज इक्वल टू 1 10s, इसकी इक्विवेलेंस की कोई बात नहीं हो रही, इसमें तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो
कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू आएगा। कोई गणित का गेम है, गेम तो नहीं है, आप इसको यूज करते हैं। आप बच्चे को जब कंसेप्ट प्लेस वैल्यू का सिखाते हैं तो आप इसे यूज करते ही हैं ऐसी रिप्रेजेंटेशन को, तो कोई गेम नहीं है ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चे को सिखाने के लिए स्थानीय मान की। तो 4 का आंसर 2 है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। देखिए, आपने आकृति शेप्स दी आपने, ठीक है, और आपने बच्चे उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने ट्रायंगल दे दी और आपने स्क्वायर दे दिया और बच्चों से कहा कि भाई मेरे पास ट्रायंगल लेकर आओ, और बच्चे जो है वो ट्रायंगल उठाकर ले गए। तो इसमें बच्चा वैन हेले के अनुसार ज्योमेट्री की कौन सी स्टेज में है? बच्चा जो है भाई विजुअलाइजेशन स्टेज में है, क्योंकि बच्चा जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है शेप को उनके अपीयरेंस के अनुसार, ठीक है, कि ये जो है ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल है और ये जो है एक वर्ग है, और फिर आपने ट्रायंगल बोला तो वो ट्रायंगल उठा के आपके पास ले आया। एनालिसिस एक और स्टेज होती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो चलो 1 हो गया, मानसिक चित्रण स्तर। बाकी चीजें हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं। दूसरी होती है एनालिसिस, शेप को बताना और उसकी प्रॉपर्टी बताना। जैसे कि आप ट्रायंगल में कहेंगे कि ये 3 लाइन सेगमेंट की एक क्लोज फिगर है, ठीक है। आप स्क्वायर में कहेंगे कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों बराबर होते हैं, ठीक है। अब तीसरे लेवल पे होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। बच्चा रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज की और रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, जो कि असिस्ट करता है स्टूडेंट्स को लॉजिकली ऑर्डर करना चीज़ों को उनकी शेप्स के अनुसार। इसमें बच्चा जो है ना वो बता देगा कि एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में हमारी ऑपोजिट साइड्स क्या सारी साइड्स बराबर होती है। तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट करके बता देगा कि एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। डिडक्शन के अंदर क्या है, बच्चा अटेन करेगा लॉजिकल रीजनिंग और एबिलिटी और प्रूव करने लगेगा थ्योरम डिडक्टिवली, जो कि आप डिडक्शन देखिए, आप बच्चा से 6ठी 7वीं 8वीं में इस तरह के डिडक्शन वाले क्वेश्चन आने लग जाते हैं। और रिगर जैसे वर्ड बता रहा है वो एक आपका जो है वो हाई लेवल पे आती है, ठीक है। ये आता है हमारा रिगर को हम फॉर्मल डिडक्शन स्टेज भी कहेंगे। ये जो है इसमें बच्चा जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे ग्रुप्स एनालिसिस, वेक्टर स्पेस, वो ऐसी थ्योरम्स को है वो एनालाइज करने लग जाता है, पोस्टुलेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ने लग जाता है। तो ये काफ़ी हाई लेवल पे आती है। इस क्वेश्चन में जो शेप्स को क्लासीफाई करना उनके अपीयरेंस के अनुसार पे सबसे छोटा लेवल है, जिसको हम लेवल जीरो भी कहते हैं। देखिए 0 से शुरू होती है इसकी, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने टोटल 5 है और ये फर्स्ट लेवल को जो है वो 0 लेवल कहलाती है, तो वो है विजुअलाइजेशन स्टेज। मैनिपुलेटिव मॉडल्स को यूज करना, स्टैटिक्स पिक्चर को यूज करना। मैनिपुलेटिव मॉडल यानी कि ऐसी चीजें जिसको आप ऐसे तोड़ मरोड़ के या फिर ऐसी चीजों को छू कर और फिर समझ के विकसित करते हैं। स्टैटिक पिक्चर्स यानी कि चित्र जो कि हिल नहीं रहे, जिनको जैसे कि आपने 3 फुटबॉल की फोटो दे दी ऐसे। रिटन सिंबल्स आपने देखिए। अब मैनिपुलेटिव मॉडल्स, इसको एक एग्जांपल के तहत कर लेते हैं तो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। मैनिपुलेटिव मॉडल, आपने बच्चे को मैनिपुलेटिव मॉडल में आपने 3 असली की गेंद दे दी, ठीक है। स्टैटिक पिक्चर्स के अंदर आपने 3 कार्ड दे दिए जिनके ऊपर बॉल जो है 3 बनी हुई है, ठीक है। आपने रिटन सिंबल दे दिया 3 का ऐसे। आपने बोलकर बोला स्पोकन कि ये 3 है और ये 3 है, और इस चीज़ को आपने लिख भी दिया ऐसे, हिंदी में 3 और इंग्लिश में 3, ठीक है। और रियल वर्ल्ड सिचुएशन दी कि आपने एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन दी कि मैं क्लास में आए, 3 बच्चे आगे आ जाओ और हर एक को एक एक बॉल पकड़ा दी, और फिर आपने एक तरीके से बताया कुल कितनी बॉल हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप मैथमेटिकल थिंकिंग और आइडियाज को, गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग चीजों से। आपने मैनिपुलेटिव मॉडल से शो कर दिया चीजों को, जैसे 3 बॉल को दिखाया, उसकी पिक्चर दिखाई, आपने सिंबल दिखा दिया, आपने बोल दिया, आपने एक सिचुएशन दे दी, तो उससे बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी और उसका गणितीय चिंतन और उसका विचार जो है वो काफी क्लियर, प्रिसाइज और कॉन्टेक्स्ट बाउंड, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट से वो सीख जाएगा, और फिर जो उसकी समझ होगी ना, फिर वो समझ बहुत ही बढ़िया होगी और वो फिर उसको सारे के लगाने लग जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वेज है रिप्रेजेंट करने की, और इसका आंसर है मैथमेटिकल थिंकिंग एंड आइडियाज। अब ज्योमेट्री का तो कोई प्रूफ नहीं दे रहे, ज्योमेट्री की तो कोई बात ही नहीं हो रही। मैथ्स के करिकुलम की पाठ्य चर्चा की भी कोई बात नहीं है इसके अंदर, ना गणित की बुकैब की बात हो रही है।
इसके अंदर आप जो है एक गणित के आइडिया को आप अलग अलग तरीके से शो कर रहे हो। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद, यानी कि डिवीजन के बारे में पढ़ाने के बाद, एक शिक्षक अपनी क्लास में गणितीय दीवार का निर्माण कर लेती है, ठीक है, मैथमेटिक्स वॉल बना ली उसने, और बच्चों को 48 घंटे में दिए गए कॉलम में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहती है, ठीक है। तो अंकित ने क्या किया, 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आ गया। अंकुर ने लिखा 0 को 6 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। बाकी बच्चों के नाम लिख दिए और उनसे कह दिया कि आप इसके अंदर फिल कीजिए कोई भी भाग का तथ्य है, ठीक है, फैक्ट। तो ये एक्टिविटी क्या हेल्प करेगी टीचर को, मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट नॉइज फ्री, शोर मुक्त कक्ष वातावरण बनाने के लिए। देखिए शोर जो है ना, वो कोई पहले ऐसा होता था कि क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस है तो मतलब यहाँ तो बहुत पढ़ाई हो रही है, नहीं, अब जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में अवधारणा चेंज हो गई है। एक क्लास में आप शोर ऐसा मत बताइए कि बहुत हो हल्ला हो रहा है। अगर डिस्कशन हो रहा है और आप किसी चीज़ पे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, टीचर भी उसको एक्सप्लेन कर रही है, तो वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, उसके अंदर लर्निंग अधिगम हो रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस में तो टीचर जो है वो अथॉरिटी हो जाती है और बच्चे जो होते हैं वो पैसिव हो जाते हैं और उनको वो डरते रहते हैं, वो बोलते नहीं है। तो वो ऐसा इन्वायरमेंट तो हमें नहीं बनाना, तो इसलिए 1 तो आंसर नहीं है। और इससे जो क्लासरूम जो है वो नॉइस फ्री हो जाएगा। भाई नॉइस फ्री बनाना हमारा कोई पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है कि बच्चा जो है डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन से जोड़े और खुद नए नए फैक्ट्स लेकर आए। ये नहीं कि टीचर ने क्वेश्चन दे दिया और आप उसकी प्रैक्टिस करे जा रहे हो मैकेनिकली। इसके अंदर एंगेज करने का स्टूडेंट्स को 2 दिन के लिए किसी एक सम मैथमेटिकल वर्क के लिए। भाई ये बहुत ही छोटा शॉर्ट टर्म और लिमिटेड सा गोल है, ये कोई मेन गोल नहीं है जिसपे बच्चों को एंगेज रखने के लिए कर रहे हैं। बच्चों की समझ जो है उस डिवीजन के टॉपिक को लेकर हुई है और बच्चे उसको प्रदर्शित करें और एक दूसरे की समझ का अवलोकन करें, एक दूसरे की समझ को जानने, नए नए फैक्ट्स देखने को मिले, वो मेन पर्पस है। सो इसके अंदर गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अंदर बच्चे को एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा हर एक बच्चे को, और हर कोई बच्चा एक दूसरे से सीख जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा। तो ये आंसर सही है। इसके अंदर आप कीप कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फैक्ट्स बच्चे ने याद कर लिए। भाई रटवाना ये हमारा कोई काम या उद्देश्य नहीं है। इसके अंदर वो बच्चे की एक्सप्रेशन और एक दूसरे से जो लर्निंग हो रही है और समझ विकसित करना, वो मेन काम है, तो इसलिए 4 भी नहीं हो सकता। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन, बड़े टफ वर्ड आ गए। पॉसिबल इंडिकेटर पर्टेनिंग टू विजुअल मेमोरी बैरियर। देखिए कई बार अगर आपको हिंदी मीडियम में नई शब्द समझ में आ रहे हैं तो इंग्लिश भी दे रखी है, उसको देखने में कोई बुराई नहीं है, फ्लेक्सिबल बनिए, जहां से क्वेश्चन समझ में आए ना वहां से पढ़ लीजिए और सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूं तो मैं इंग्लिश की तरफ बिल्कुल आंख उठा के नहीं देखूंगा। तो इसमें देखिए कितनी आसानी से इंग्लिश वाले वर्ड से पता चल गया, विजुअल देखने से आधारित, मेमोरी यानी सोच, ठीक है। इनमें इन्होंने चाक्षुष स्मृति अवरोध दे रखा है तो वो थोड़ा टफ सा है। तो और बैरियर यानी कि रुकावट जो कि हैम्पर कर रही है बच्चे की, लर्नर की मैथमेटिकल परफॉर्मेंस को, तो वो कौन सी है। देखिए डिफिकल्टी है बच्चे को रिटेन याद रखने में गणित के फैक्ट और डिफिकल्टी है उन्हें बोलने में। हाँ भाई ये बात तो है। अब विजुअल मेमोरी बैरियर ये है कि विजुअल मेमोरी क्या हो गई कि बच्चे को जो है कि ये याद रहेगा कि ये सिंबल जो है ये 3 को दिखा रहा है, ठीक है। और अब जो है वो उसकी विजुअल मेमोरी में बैरियर हुआ कि उसको ये बता नहीं पा रहा कि और ये सिंबल उसके दिमाग में उसे याद नहीं है, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस तो हैम्पर होगी ही ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को डिफिकल्टी होगी रिटेन करने के लिए मैथ्स के फैक्ट्स या फिर फॉर्मूलाज, कुछ भी हो सकते हैं। और जब वो रिटेन ही नहीं कर पाएगा तो उसे बोलने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो इस सिंबल को दिमाग में अपनी विजुअल मेमोरी में रिटेन ही नहीं कर पा रहा है, मतलब रख नहीं पा रहा है। रख नहीं पाएगा तो बता कैसे पाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, डिफिकल्टी होगी यूज करने में नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन करने में डिफिकल्टी यूज करने में होगी तो होगी, मगर ज्यादा बड़ा आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ये है ना जिसके अंदर ये वाला आंसर तो अपने आप आ रहा है, तो इसलिए हमें एक बड़े वाले आंसर पे टिक लगाना पड़ेगा, इसलिए 1 है। डिफिकल्टी टू काउंट ऑन विद इन अ सीक्वेंस। अब जब बच्चा नंबर जो है वो नहीं बता पा रहा तो काउंट ऑन सीक्वेंस करने में भी उसे दिक्कत होगी। डिफिकल्टी इन हैंडलिंग स्मॉल मैनिपुलेशंस, ये कोई आंसर नहीं है। तो इसलिए 2 और 3 जो है वो ओवरऑल 1 के अंदर आ रहे हैं। 1 कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, तो इसलिए हम 1 लगाए आएंगे कि गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई होगी, ठीक है। एक टीचर है 3री क्लास की, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ये कार्ड्स बच्चों के पास और उनसे पूछती है कि मैच करो शेप्स को,
ठीक है। अब देखिए हर एक कार्ड के ऊपर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे देखिए आप इसे अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। ये रेक्टेंगल है, इसको थोड़ा इस तरीके से टिल्ट करके दिखा दिया। ट्रायंगल इसमें अब जो वर्ड ये एक पॉइंट नीचे आ रहा है, और ये हमारा मोस्ट कॉमन प्रोटोटाइप है, यानी कि हम ज़्यादातर ट्रायंगल अगर आपको कोई कहेगा तो आप ऐसे ही बनाओगे, बहुत कम होंगे जो ऐसे बनाएंगे। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है ना भाई, उसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो ये ट्रायंगल का प्रोटोटाइप यहाँ पे बना रखा है, तो ऐसे कर लेगा वो। और ये जो है आप ये देखिए स्क्वायर है, इसको भी उन्होंने टिल्ट करके दिखा दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस गेम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्लासरूम को एंगेजिंग और जॉयफुल बनाना। देखिए वो तो हो ही जाता है कि अगर आप कोई मैथ्स का गेम खिलाते हैं तो वो एक साधारण सा उद्देश्य है जो कि आप फुलफिल करेंगे, मगर सिर्फ उसके लिए तो आपने वो गेम नहीं बनाया ना। आपने कुछ गणित का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए उसके लिए वो बनाया ना। तो इसलिए इसके अंदर ये होगा कि बच्चे जो है वो रिकॉग्नाइज करें सेम शेप्स को, यानी कि सामान दिखने वाली शेप्स जो हैं, और वो डिफरेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आप जब उन्हें घुमा रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, तो वो कैसी हो जाती है। तो वो मेन पर्पस है जिसके लिए गेम बनाया गया है, क्लास 3 की टीचर ने और बच्चों को खिलवा रही है। तो यही आंसर है कि विभिन्न अभिविन्यासों से समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। आई हैंड कोऑर्डिनेशन करना, भाई वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो एक छोटा गोल है कि बच्चा जो है कि वो देखेगा, मगर मेन तो यह है कि शेप्स को वो विजुअलाइज कर पाएगा कि ये ऐसी घूम रही है, तो मतलब वो दिमाग में कर रहा है ना, तो वो ज्यादा जरूरी है। डेवलप करना कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, नहीं वो तो बाद में आप जो है छठी में करते हो, तो ये कोई नहीं है आंसर। इसका आंसर 2 है। जियोबोर्ड एक इफेक्टिव टूल है पढ़ाने के लिए बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जैसे कि रेज, लाइंस, एंगल्स। नहीं, ये कोई इसके लिए नहीं है। पहले हम देख लेते हैं जियोबोर्ड होता ही क्या है। भाई जियोबोर्ड क्यों होता है ना, वो एक आपका लकड़ी का फ्रेम होता है, उसके ऊपर कीले सी गार्ड रखी होती है और एक रबड़ बैंड होती है ना, जैसे आप इस फिगर में देखिए। उससे आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, तो कोई भी 2D शेप आप इसके ऊपर बना सकते हैं। बेसिक बात तो ये है। तो इसके अंदर आप ज्योमेट्रिक की शेप्स बनाएंगे तो आप उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि ट्रायंगल बना लिया कि ये जो है मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो मतलब कीले से ये सब बराबर में थे। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी तो मैं ऐसे बनाऊंगी, कीलों के ऊपर से जो रबड़ है उसको ऐसे घुमाऊंगी। तो आप शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे। 3 डायमेंशन में तो भाई कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ 2 ही आयाम की बात कर रहे हैं, तो ये तो है ही नहीं। सिमेट्री की बात एक जैसे बनाने की वो मेन नहीं है, शेप्स के बारे में जानना और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विशेषताओं के बारे में जानना वो मेन बात है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब देखिए गणित की भाषा पे भी बहुत सवाल आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाइएगा। एक क्लासरूम के अंदर कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आप जो है प्रोफिशिएंसी चाहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में एक क्लासरूम में, तो आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। देखिए आप एवरीडे की भाषा यूज करेंगे, आप जो नॉर्मल भाषा है, आप टीचर कोई प्रॉब्लम जो है आप एवरीडे लैंग्वेज पे बात करेंगे। जनरली आप जो है जैसे कि सब्जी लेने गए तो टीचर उस पर बच्चों से बात करने लग गई, फिर टीचर जो है जनरल बात करती है एवरीडे लैंग्वेज पे, फिर वो एक सब्जी लेने वाली सिचुएशन टीचर ने क्रिएट करी, तो उस पर ले गई, मैथमेटाइज करी उस सिचुएशन को। तो पहले बात की जैसे बाजार जाते हैं चलो बच्चों, फिर सब्जी लेने पर टीचर धीरे धीरे आ गई। अब उस सब्जी लेने पे आ गई ना, तो फिर वो धीरे धीरे पैसों पे आ गई। अब पैसों पे जब आ गई ना, लेन देन पे, तब वो मैथमेटाइज कर दी उसने सिचुएशन लैंग्वेज की। अब उसने लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब टीचर ने कहा कि मैंने 2 किलो भिंडी 50 रुपए की ली, ठीक है, तो और मेरे पास थे 150 रुपए, तो मैंने दुकानदार को 150 रुपए दिए, तो दुकानदार ने मुझे कितने वापस करे। तो ऐसी उसने प्रॉब्लम बता दी। पहले बाजार की जनरल बात की, फिर वो जो है जनरल बात से सब्जी की बात करने लगी, सब्जी के रेटों की बात करी और फिर एक सिचुएशन दे दी। अब उस सिचुएशन को अब जैसे बच्चे ने कहा कि 150 रुपए थे और मैंने 50 किलो की मैंने 2 किलो भिंडी ले ली, तो बच्चा ऐसे 150 में से 100 घटा के दिखा देगा कि 50। तो ये एक तरीका है मैथ्स की लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट के साथ लाने का, क्योंकि संदर्भिक लेकर आएंगे ना, आप सीधा बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे तो बच्चा जो है उसे रिलेट ही नहीं कर पाएगा, और वो जो है उस प्रॉब्लम से कैसे उसको वर्ड प्रॉब्लम से सिंबल्स में जाना, यानी कि इस प्रॉब्लम में मुझे जमा करना है, घटा करना है, वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैथ्स की भाषा बच्चा या बच्ची अच्छी तरह समझे, तो उसके लिए आप
एवरीडे लैंग्वेज की बात कीजिए, फिर एक मैथमेटिकल सिचुएशन लैंग्वेज की बात कीजिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैथ्स की भाषा में लाइए और फिर आप सिंबल्स में यानी कि जमा घटा गुना और एल्गोरिदम जो है उसको सबसे एंड में लेकर आइए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 1 कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण, स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और एंड में प्रतीकात्मक भाषा। और हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले बच्चे को दे देता भाई ये जमा ऐसे करते हैं, वो नहीं करना। एल्गोरिदम प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो बाद में आएगी, कंसेप्चुअल नॉलेज पहले आएगी। समझ बनाइए और उसके बाद प्रोसीजरल नॉलेज की उसकी बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। प्रोसीजरल फ्लुएंसी इन मैथमेटिक्स यानी कि किसी चीज को करने का, जैसे आपको जमा के सवाल है उसको बार बार करने का एल्गोरिदम है यानी तरीका है, वो उसकी फ्लुएंसी वो एम्प्लॉय करती है, वो बताती है कि आपको नियमों का ज्ञान है, आपको फॉर्मूला का ज्ञान है, आपको एल्गोरिदम यानी आपको तरीके का ज्ञान है और आप इम्प्लीमेंट करते हो उसको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और आप फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी के साथ, यानी कि आप परिशुद्धता यानी कि कोई गलती नहीं होती उसमें, आप लचीलेपन के साथ उसे करते हो और आप बिल्कुल निपुणता के साथ यानी आप सटीक आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप रिजिड नहीं है, आप एक ही तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे किसी चीज को, आप अलग अलग तरीके भी लगा सकते हैं। आप जो है मल्टीप्लिकेशन को, गुणा करने को आप रिपीटेड एडिशन की तरह भी कर सकते हैं। आप जो है अगर 12 को 13 से गुना करना है तो आप ऐसे 10 जमा 2 को 13 से गुना करके लिख सकते हैं कि 130 हो गया ये, और जमा 26 और फिर आपने जो है उसे ऐड कर दिया 156, डायरेक्ट ऐसे ना करके। ये जो है ये तरीका ऑल्टरनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट को दिखाते हैं, जो कि एक क्रिएटिविटी का भी फीचर है, जो कि ये दिखाता है कि कोई कितना सृजनात्मक है। इससे भी तो आप आंसर पे सही आ रहे हैं ना, और इससे मैथ्स में इंटरेस्ट भी आता है बच्चों का, बच्चे अपने नए नए तरीके भी खोज कर लाते हैं। तो और कई बार इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स को पहले सिखाया जाता है। ज्यादातर देखिए एक मैथ्स पेडागोजी का सवाल भी आ सकता है कि इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स यानी कि जो बिल्कुल तरीका, एक होता है एक तरीका जिसको मान लिया कि ये देखिए ये वाला जो तरीका है ना, ये मैंने ऐसे करके दिखाया, ये है फॉर्मल एल्गोरिदम, जो कि हम धीरे धीरे बच्चे को इसकी तरफ लेकर आएंगे। स्टार्टिंग में हम उसे उसके इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स यानी कि ये वाले जो तरीके हैं ना, उनको भी कोशिश करेंगे कि वो उनकी प्रैक्टिस करे और फिर फॉर्मल एल्गोरिदम की तरफ लेकर आएंगे। ये भी जरूरी है और ये जो है ये मेंटल मैथ्स में काफी काम देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैथ्स में रेफर करती है कि आप एबिलिटी है आपकी, आप सॉल्व करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेम टॉपिक। एक ही टॉपिक से आप जो है अलग अलग प्रॉब्लम करना, नहीं, वो बात नहीं है। सॉल्व करना प्रॉब्लम को अर्थमेटिक और ज्योमेट्री की सेम एफिशिएंसी के साथ, नहीं सिर्फ दो पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर थोड़ी करना है। तीसरा, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। यही है इस क्वेश्चन का आंसर कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को आप मोर देन वन अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। आप जो है फ्रैक्शन को 1/3 को अगर आप फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। आप नंबर लाइन को विजुलाइज करते हुए तब उसको कर सकते हैं, और या फिर आप पूरा एलसीएम लेकर दिखाकर वो कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम को आपने कई चीजों से अप्रोच करके सॉल्व किया और आंसर आपका सटीक ही आ रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इसमें ये है कि अलग अलग तरीके अपनाना। एबिलिटी करना प्रॉब्लम को एक्यूरेसी और सारे स्टेप्स लिखना, भाई ये जो है ये एक्यूरेसी का फीचर है, ना कि फ्लेक्सिबिलिटी का, ये निपुणता का फीचर है। एक बच्चा जो है वो मेंटली कैलकुलेट कर लेता है कि 27 और 38 65 है। जब उससे पूछा गया कि बताओ कि तुमने कैसे जमा किया, तो वो कहता है कि 38 जो है ना वो 40 के पास है, तो मैंने क्या किया, 40 में 38 में 2 ऐड कर लिए तो 40 हो गया, और फिर उसके बाद मैंने आंसर निकाल लिया 67। अब मैंने 2 जमा किए थे तो मैंने 2 घटा दिए और मेरा आंसर आ गया 65। अब बच्चे ने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है इसके अंदर, अब भाई बच्चे ने जो स्ट्रेटेजी यूज की है वो है कंपनसेशन यानी प्रतिकारी। कंपनसेशन मैथ्स के अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप रीफॉर्मुलेट कर देते हैं किसी भी मैथ्स की किसी भी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की प्रॉब्लम को, जिससे कि आसान है जो कि मेंटली कैलकुलेट करना। अब देखिए 27 और 38 को अगर सीधा जमा करेंगे तो बच्चे को हासिल लगाना पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने जो है वो एस्टिमेट किया कि 38 में मैं 2 और जोड़ लूं तो 40 आ गया, और फिर उनको ऐड कर दिया 67 आ गया, फिर उसमें 2 घटा के 65 लिया है। तो उसने एक ज्यादा मेंटल शॉर्टकट अपनाया है ना, जिससे कि उसने 40 की तरफ लेके आया। क्योंकि आप देखो पता होगा अगर प्लेस वैल्यू
कोई भी नंबर 0 या 5 से एंड हो रहा होता है तो उसमें कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान हो जाती है। तो इसलिए उसने 38 को 40 को ले गया और फिर ऐड करके उसने 2 घटा दिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी उसने यूज की, उसने कंपनसेशन की यूज की। अब बाकी 3 स्ट्रेटेजी जो है ना, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। डायरेक्ट मॉडलिंग क्या होती है? डायरेक्ट मॉडलिंग वो होती है कि आपने बच्चे को सीधा मैनिपुलेटिव दे दिए, यानी सामान दे दिया जो कि फिजिकल है, जिसको वो छू कर देख सकता है, या फिर चित्र दे दिए जिनको यूज करते हुए वो सॉल्व करे, तो वो कहलाता है डायरेक्ट मॉडलिंग, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं हो रही। दूसरा है इंक्रीमेंटल एडिंग। इंक्रीमेंटल एडिंग होती है भाई, आप ब्रेक करते हैं एक नंबर को टेंस में और वंस में और फिर उसको ऐड करते रहते हैं। अब देखिए, आपको 48 में 37 ऐड करने हैं, तो आपने 48 में पहले 10 जोड़ दिए। ये 37 को आपने कैसे डिवाइड कर लिया? 30 जमा 7, और 30 को फिर आपने 10 10 10 और फिर आपने 7 ऐड किया। तो आपने एक नंबर को जो है तोड़ लिया, मतलब उसकी एक ऐसे बिल्कुल ऐसे कि प्लेस वैल्यू के आधार पर। और जैसे 37 को जोड़ा कि ये 3 टेंस हो गए और 7 वंस हो गए, तो वंस और टेंस में किसी नंबर को जोड़ना, तोड़ना और फिर जोड़ना, वो कहलाता है इंक्रीमेंटल एडिंग। तो इसमें 48 में 10 जोड़ दिया 58, 58 में फिर 10 जोड़े 68, 68 में 10 जोड़े 78 और फिर 7 जोड़े। तो आपने एक नंबर को 37 को आपने टेंस में तोड़ा और वंस में तोड़ा और फिर एक एक करके टेंस जोड़ दिए और फिर एंड में वंस जोड़ दिए और फिर आपने एडिशन किया, तो वो कहलाता है इंक्रीमेंटल एडिंग। अब रीग्रुपिंग क्या होती है? रीग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप ग्रुप्स बनाते हैं टेंस के। जब भी आप ऑपरेशन करते हैं जमा का या घटा का 2 डिजिट नंबर या उससे लार्जर पे। अब आप देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है 427 में से 182। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 427 दिखा दिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हमारा वंस का प्लेस, ये हमारा टेंस का प्लेस, ये हमारा हंड्रेड्स का प्लेस। तो ये 400 दिखा रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है 20 और ये दिखा रहा है 7। और यहाँ पे आपने क्या किया, आपको घटाना है 182। ठीक है, अब आपने 82, 7 में से तो 2 जा सकते हैं, तो आपने सीधे यहाँ से 2 घटा दी और आपका आ गया 5। अब जो है आपका यहाँ पे है 2। अब 2 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो है ना आपका, आप ये वाला आपका जो ब्लॉक है, यानी कि 4 वाला, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये जो चौथा नंबर है, इसको आप जो है वो तोड़ लोगे। अब इसको आप तोड़ोगे, यानी कि तो आप एक 100 को तोड़ोगे तो आपके क्या आएंगे, 10 टेंस आएंगे। आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टेंस आ गए। ठीक है, अब ये 10 टेंस आ गए तो आपने जैसे यहाँ पे करते ना 3 हो गया और ये 10, तो ये हो गया हमारा 12। अब 12 में से 8 जा सकते हैं, तो आप जो है उसको 4 लिख दोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। फिर 3 जो 100 वाले ब्लॉक है उनमें से एक ब्लॉक चला गया तो आ गए 2, क्योंकि एक तो है पहले जो ब्लॉक था उसका 100 वाला, उसको आपने 10 टेंस में तोड़ दिया था। ठीक है, और फिर आपने घटा दिया था। तो ये जब जो है ना, ये कहलाता है रीग्रुप करना। ऐसे ही एडिशन में करते हैं आप, ये तो मैंने सब्ट्रैक्शन में करके दिखाया। एडिशन में जो है आप कैसे हासिल लगाते हैं, तो वो फिर रीग्रुपिंग होती है। तो वो ही सारी ये बात है। तो इसके अंदर 2 डिजिट नंबर जो होते हैं उनके जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं लार्जर नंबर की, तो उसमें आप रीग्रुपिंग का प्रयोग करते हो। तो वो हमने देख लिया। इस क्वेश्चन के अंदर जो है बच्चा जो है वो कंपनसेट कर रहा है, प्रतिकारी कर रहा है। मेंटल मैथ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोवाइड करती है एक चांस डेवलप करने का मेंटल कंप्यूटेशन प्रोसीजर्स का। एज बच्चा जो है वो ट्राई करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। देखिए, ये लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको थोड़ा टाइम देके पढ़ने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि अरे इतना बड़ा है कैसे होगा। तो एक एक करके समय लेके पढ़िए, कोई भागम भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 बार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि एक बार आप थोड़ा सब्र से पढ़ लें, तो आपका समय की बचत हो जाएगी और आंसर से करेक्ट लगने का आंसर भी चांस भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मेंटल मैथ्स की एक्टिविटी जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, जो आप दिमाग से अंक गणित करते हैं ना, वही वाली बातें, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है एक चांस मास्टर करना प्रोसीजर्स लर्नड इन क्लास यूजिंग पेपर पेंसिल की तो बात ही नहीं होती मेंटल मैथ में, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन तो कट गया। मास्टर करना एल्गोरिदम, यानी कि जो तरीका है उसको जमा की तरीके को देखना और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहना, वो भी मेंटल मैथ्स की बात नहीं है, तो 3 भी कट गया। डेवलप करना स्पीड एक्यूरेसी के साथ, ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो
और आप इम्प्रूव हो आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में। भाई देखिए कि आप जो है कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए और एग्जाम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, वो कोई बात नहीं है, तो इसलिए 4 भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। मेंटल मैथ्स ये है ना, आप कोई सब्जी लेने गया तो वो फटाफट उसने कहा कि इतने रुपए लगे, इतने लगे, तो उसने एकदम से वो जो है जवाब दे दिया कि टोटल इतना हो गया। तो उसमें आपने मेंटल कंपटीशन बिना पेपर और पेंसिल के करी, ठीक है, आपने इस तरीके से तो नहीं की कि मुझे पेपर में पास होना है, तो वो भी कोई बात नहीं है। उससे बच्चा जो है वो नंबर्स की रिलेशनशिप अपने आप बना रहा है और फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, कोई मोबाइल और कुछ पेपर पेंसिल से नहीं कर रहा। तो इसलिए देखा गया है कि जो हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का मेंटल मैथ ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स डेली डील करते रहते हैं, और जैसे खुद टॉफी लेने चले गए या ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसलिए वो रुपए पैसे में लेन देन में जमा घटा बड़ी फास्ट कर लेते हैं और उनका मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग पाया गया है। तो मेंटल कंप्यूटेशन प्रोसीजर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इससे, और बच्चा नंबर्स की रिलेशनशिप जल्दी से आइडेंटिफाई करता है और जल्दी से कंप्यूटर करके फास्ट कैलकुलेशन करके जवाब दे देता है। तो 14 का आंसर 1 है। एक बच्चा प्राइमरी क्लास का नहीं बता पाता, डिफ्रेंशिएट कर पाता नंबर का, ऑपरेशन सिंबल्स का, क्वाइंस का, क्लॉक के हैंड्स का, ठीक है, बच्चा नहीं कर पा रहा है डिफरेंशिएट, मतलब चेंज बता नहीं पा रहा है, अलग अलग नहीं कर पा रहा है नंबर्स को, 2 या 3 हो गए, उनके ऑपरेशंस को, जमा घटा को, सिंबल्स को, ठीक है, ब्रैकेट का सिंबल होगा, कॉइन्स को, सिक्के हैं, ठीक है, क्लॉक के हैंड्स को, तो क्या दिखा रहा है ये, अब ऐसे देख नहीं पा रहा और इन चीज़ों को पहचान नहीं कर पाना, तो उससे क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, वही विजुअल प्रोसेसिंग है, दृश्य प्रक्रमण है, क्योंकि उसको दिखने में शायद दिक्कत हो रही है, जिसके कारण बच्चा जो है वो इन चीज़ों के बीच में अलग अलग ही नहीं कर पा रहा, तो बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा रिगार्डिंग विजुअल प्रोसेसिंग में है। तो इसका आंसर आ गया दृश्य प्रक्रमण। ऑडिटरी तो सुनने में है, सुनने की इसकी बात नहीं है, बच्चा देख कर ही नहीं बता रहा कि ये 2 है, ये 3 है, यहाँ ये जमा का निशान है, ये घटा का निशान है, ये बड़ी सुई है, ये छोटी सुई है, तो विजुअल प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है उसकी। ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड नहीं है, वर्किंग जो मेमोरी जो है उसका नहीं है इस पे कोई काम, लैंग्वेज की भाषा की प्रोसेसिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसलिए मेन आंसर जो है वो है इसका विजुअल प्रोसेसिंग यानी दृश्य प्रक्रमण। ये इस एग्जाम के आंसर की है, आप देख सकते हैं। आप हमारे ग्रुप पढ़ाई की बात से भी जुड़ सकते हैं और ऐसे पेपर्स के प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लाती रहूंगी, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।